Hello dear students, welcome back to Mere Wale Notes, and this is our fourth lecture in the course of Basic Thermodynamics and chapter second, that is first law of thermodynamics, heat and work interactions. Previously I have covered 3 videos on which I have delivered excellent concepts with the previous year's questions. Okay, so watch them, and this question here, question number 6, previously I have covered 5 questions already. ठीक है, तो एक बार आप उनको देख लीजिएगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 1993 गेट पेपर 1 मार्क. द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर. देखिए, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है. इसके सॉल्यूशन किसी बुक में अलग दे रखा है, किसी बुक में अलग दे रखा है. मैं आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सही आंसर बताऊंगा. आपको ध्यान से सुनिएगा. देखिए, आइडियल गैस का मतलब क्या हुआ? आइडियल गैस का मतलब हुआ कि इसके बारे में आपको दे रखा है कि Cp माइनस CV इक्वल टू आर वी कैन यूज फॉर एन आइडियल गैस, और आइडियल गैस उसने बोल रखा है. ठीक है, वी कैन यूज फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस CV इक्वल टू आर. यस, वी कैन यूज. अब बताइए, Cp अपॉन CV इक्वल टू गामा वी कैन यूज अगेन फॉर एन आइडियल गैस, वी कैन यूज दिस. तो इस वाली इक्वेशन से Cp क्या आ जाएगा हमारा? गामा टाइम्स ऑफ CV. दिस Cp वैल्यू वी विल पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में. तो क्या मिलेगा हमको? Cp की जगह लिखा गामा CV माइनस CV इक्वल टू आर. ध्यान से सुनना बेटा, CV को यहां से कॉमन लीजिए, ये आएगा आपका गामा माइनस 1 इंटू आर. तो CV की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? आर अपॉन गामा माइनस 1. ठीक है, CV की वैल्यू आपको मिल गई. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. CV की वैल्यू आपको मिली पिछली स्लाइड में, देख लेते हैं. आर अपॉन गामा माइनस 1. वेरी गुड, आर अपॉन गामा माइनस 1. इसी के हिसाब से Cp कितना आ जाएगा फिर? हमने अभी अभी देखा कि सर Cp होता है आपका क्या? Cp अपॉन CV इक्वल टू गामा CV. तो Cp आ जाएगा आपका गामा टाइम्स ऑफ आर इंटू गामा माइनस 1. जो CV की वैल्यू आई है उसमें गामा का मल्टीप्लाई करिए, Cp मिल जाएगा आपको. अब बेटा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है इस क्वेश्चन का. यहाँ पे हम क्या करेंगे? R इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में. ठीक है, तो R को क्या लिख सकते हैं बच्चों? R इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसको लिखते हैं R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. दिस इज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट मतलब एक गैस की बात हो रही है. ये R बार होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम R की जगह लिख देंगे R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो CV क्या आ जाएगा यहां से? CV आ जाएगा R बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m गामा माइनस 1. और Cp क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? R बार एज इट इज, गामा है यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन गामा माइनस 1. अब आप बताइए मुझे, Cp और CV आपके पास आ गए. अब आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं सर सही आंसर इसका क्या होगा. देखिए बच्चों, Cp और CV किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? R के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, गामा के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो एक तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट जिस पर डिपेंड कर रही है, ये देखिए यहां भी. और एक डिपेंड कर रही है गामा के ऊपर, गामा गामा के ऊपर. बेटा आर बार तो आपका कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसकी तो बात हम नहीं करेंगे, यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है. तो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पे और गामा पे. मास मतलब हो गया बेटा मॉलिक्यूलर वेट, और गामा का मतलब क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा है? मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या फिर पॉली एटॉमिक है, ये होता है स्ट्रक्चर. तो इसका सही आंसर क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. I hope this concept is clear to everyone. Very important question. चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. देखिए इसमें बोला है a steam turbine receives steam steadily. steady मतलब एक वैल्यू जो सदियों तक कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो. स्टेडी क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई हमारा. तो स्टेडीली मतलब जो चीज टाइम के साथ चेंज ना हो, सदियों तक कांस्टेंट रहे, उसको बोला स्टेडीली. स्टीम को वो रिसीव करती जाती है और इसका प्रेशर क्या रहता है? 10 बार विद एंथैल्पी ऑफ 3000 किलो जूल पर किलोग्राम. ओके, डिस्चार्ज करती है एक बार पे, यानी कि वो रिमूव करती है टरबाइन को. जो टरबाइन है हमारी वो स्टीम को रिमूव करती है 1 बार पे विद एन एंथैल्पी ऑफ 2700 किलो जूल पर किलोग्राम.
ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ सर कि प्रेशर जो है उसका, जो वो गैस रिसीव कर रही है, जो मतलब स्टीम टरबाइन रिसीव कर रही है, तो उसका प्रेशर है इनिशियल 10 बार। इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलो पास्कल में, 10 × 100 किलो पास्कल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया किलो पास्कल में रखा करिए, फायदा होगा। देखिए ऑप्शन है ना किलो जूल में, मैंने आपको जबकि ये बात पहले तीनों लेक्चर्स में बताई है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, और ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, अब विद एंथैल्पी ऑफ 3000 किलो जूल पर किलोग्राम, एंथैल्पी कितनी दे रखी है किलोग्राम में, तो स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है 3000 किलो जूल पर किलोग्राम, तो स्पेसिफिक है पर किलोग्राम। अब ये डिस्चार्ज करता है, ये तो इसका रिसीविंग पॉइंट हो गया, डिस्चार्जिंग पॉइंट मान लो 2, ये रिसीविंग पॉइंट मान लिया 1, डिस्चार्जिंग पॉइंट मान लिया हमने 2। तो P2 कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 1 बार, 1 बार को भी सर कन्वर्ट कर ले क्या किलो पास्कल, बिल्कुल करिए बेटा, फायदे में रहेंगे आप। H2 कितना हो जाएगा, H2 होगा 2700 किलो जूल पर किलोग्राम। बेटा इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचिए, एंथैल्पी डिक्रीज कर गई बच्चों, यानी एंथैल्पी डिक्रीज करिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क मिला होगा हमको, डेफिनेटली वर्क मिला है। देखिए कॉन्सेप्ट में कितनी पावर है, जब तो एंथैल्पी डिक्रीज कर गई, तो वर्क आउटपुट कितना मिला आपको, वर्क आउटपुट आपको मिला 250 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लेजिबल, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग, यानी हीट ट्रांसफर पूछा है आपसे, ये है क्वेश्चन। चलिए तो हीट ट्रांसफर निकालेंगे, तो जब हमें हीट ट्रांसफर निकालना है तो इसके लिए क्या मेथड लगाएंगे बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे फॉर ए नॉन फ्लो या फ्लो सिस्टम, दोनों में से कौन से सिस्टम है ये आपका पहचानना पड़ेगा पहले, नॉन फ्लो है फ्लो है। बेटा इसमें मास अंदर भी आ रहा है, मास बाहर भी जा रहा है, स्टीम अंदर भी आ रही है, बाहर भी जा रही है, तो ये 100% ओपन सिस्टम है, फ्लो सिस्टम है। तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है इसके लिए, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। सर व्हाई यू आर यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बिकॉज इट इज गिवन स्टेडी, इसके लिए एक ही अजम्पशन होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, स्टेडी फ्लो, है ना। इससे हमारी इक्वेशन में एक ही अजम्पशन के साथ हमने पूरी इक्वेशन डेराइव की थी, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बर्नौली इसी से आई है, बर्नौली इक्वेशन इसी से आई है, हम सब थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क आउटपुट कंट्रोल वॉल्यूम से। देखिए बेटा हीट ट्रांसफर तो जीरो होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर जीरो क्यों हुआ, नहीं सॉरी हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होगा, इंसुलेटेड नहीं दिया है। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इरेजर से हटा देते हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हाँ अगले क्वेश्चन में अगर इंसुलेटेड दे दे तो आपको हीट ट्रांसफर जीरो लेना होगा, बट इसमें नहीं दिया है, हीट ट्रांसफर ही तो पूछा है। सर हीट ट्रांसफर को जीरो क्यों ले रहे हो, ओके हीट ट्रांसफर पूछा है तो हीट ट्रांसफर ही निकालना है, तो इसलिए ऊपर लिख लेते हैं हीट ट्रांसफर। क्या फिर जीरो ले, देखिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेग्लेक्ट किया है, तो इसका चेंज नेग्लेक्ट करने की वजह से ये जीरो नहीं है, इसका चेंज नेग्लेक्ट कर दिया है। ओके, हमसे पूछा हीट ट्रांसफर, क्यू क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1, ये बेटा H1 उछल के इधर आ जाएगा, उछल कूद, प्लस वर्क आउटपुट, दिस इज वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट दे रखा है, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ आपका H2 माइनस H1, H2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में मेंशन है 2700 माइनस H1 कितना दिया है 3000, ओके, प्लस वर्क आउटपुट कितना दिया है आपको, वर्क आउटपुट दिया हुआ है इट इज गिवन कितना 250, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस का 300 प्लस का 250, तो माइनस का 50 आ गया सर इसका आंसर, माइनस का 50 आंसर आ गया किलो जूल में। ऑप्शन देखते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन में तो माइनस ही नहीं है, नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है बेटा ही जो माइनस और प्लस है वो डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन तो क्वेश्चन वाले ने खुद बोली है, एग्जामिनर
ने खुद बताइए डायरेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन है टू द सराउंडिंग है, यानी टरबाइन से निकल रही है और सराउंडिंग को जा रही है, यानी हीट रिजेक्ट हुई है, तभी तो हमारा माइनस आया है। तो ये माइनस आपका क्वेश्चन बता रहा है कि आपने सही किया है, माइनस माइनस बता रहा है हीट रिजेक्ट हुई है। सो आंसर इज 50 किलो जूल, और हमें पता चल गया हमारा आंसर क्यों सही है, माइनस आ गया। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला स्मॉल स्टीम विसल परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डूइंग नो सॉफ्ट वर्क। यहां पे हम इंसुलेट बोला है तो यहां पे हम हीट ट्रांसफर को जीरो ले सकते हैं, ठीक है। नो सॉफ्ट वर्क तो डब्ल्यू को भी जीरो ले सकते हैं, ठीक है जी, ले लेंगे जीरो, क्या बात है। अब बोला है कॉजेज अ ड्रॉप ऑफ 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम इन एंथैल्पी ऑफ स्टीम फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल। ओके, काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेग्लेक्ट करने को बोला है, हम कर देंगे। द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट पूछा हुआ है हमसे। चलिए, ये क्वेश्चन गेट में आया है 2 मार्क्स का, ध्यान से सुनना बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है गेट का। अब इसमें हमसे बोला गया है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, हम लोग यूज करते हैं। क्या होती है, H1 प्लस C1 अपॉन 2 C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए, वर्क डन को उसने बोला जीरो ले लो, हमने जीरो ले लिया। हीट ट्रांसफर को बोला जीरो ले लियो, हमने जीरो ले लिया। और जो काइनेटिक एनर्जी स्टीम है एट एंट्री पे नेग्लिजिबल है, तो एंट्री वाले को नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपेयर में, ठीक है, ठीक है जी, ओके। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोल रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता तो वो Z1 और Z2 की वैल्यू देते, तो हमको कुछ नहीं दिया है, तो हमारा क्या मतलब है, इसका एग्जामिनर का सीधा सीधा हिंट है कि ये भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। Z1 इक्वलेंट टू होगा किसके, Z2 के, तो ये भी खत्म। तो बचा क्या फिर, बचा हमारा C2 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू H2 उछल के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। ठीक है, क्या बात समझ में आई सबको, यस, बस सबको समझ में आई। पर बेटा ये यूनिट वाइज बैलेंस नहीं है, पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें जो स्टीम स्मॉल स्टीम विसल का जो ड्रॉप दे रखा है वो 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम दिया हुआ है, ड्रॉप हुआ है, यानी कि एंथैल्पी आपकी डिक्रीज कर गई है, कितना, 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम। तो पहले हम वैल्यू पुट करने से पहले डायरेक्शन वो देख लेते हैं, किलोजूल पर किलोग्राम में दे रखा है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये किस में आएगी, आपकी मास तो है नहीं, तो ये आएगी जूल पर किलोग्राम, जूल ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जूल होती है सर, तो जूल में आएगी। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई, गुड। अब देखिए ये 2 उछल के इधर हो जाएगा, पर इसको हमें उछल के इधर पहुंचाने से पहले हमको इसको 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों सर 2000 से, मतलब 1000 से क्यों डिवाइड किया आपने, क्योंकि हमको इसको किलोजूल पर किलोग्राम बनाना था। अब देखिए परफेक्ट मैचिंग हुई, किलोजूल पर किलोग्राम, इधर भी किलोजूल पर किलोग्राम, परफेक्ट मैचिंग। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो C2 स्क्वायर इक्वल टू 2000 इंटू H1 माइनस H2, इन क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है और यही मैं आपको बता रहा हूं। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 आपका आ जाएगा अंडर द रूट 2000 इंटू H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। चलिए बहुत अच्छी बात। सर एंथैल्पी ड्रॉप दे रखा है क्या क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं, पहले 2000 लिख लें यहाँ पे, देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, उसको भी निपटाते हैं। यस, 0.8 किलोजूल पर किलोग्राम दिया हुआ है, और हमने यूनिट वाइज तो पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो इसको सॉल्व करिए आप, C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करने के बाद 2 8 जा 16, यानी कि आपकी इसका रूट लेंगे 4, यानी कि 4 आंसर आपका, सॉरी ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट यहां से हटेगा, ये एक जीरो निकल जाएगा, इसका रूट लोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो 40 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है, ये 2003 में आया है गेट में, 1 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा, इसका आंसर निकालना तो आसान है बट मैं कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा आपको। अ 2 किलोवाट
40 लीटर्स वाटर हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट्स। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी आपको कितनी दे रखी है, 4.2 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। एज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू हीटिंग द वाटर। इसको अंडरलाइन करिए, ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू हीटिंग द वाटर। बहुत अच्छी बात है सर, इसको अंडरलाइन कर लिया हमने। इंक्रीज ऑफ द वाटर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड पूछा गया है, हमको बताना भी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर से बार बार ये बता रहा हूं कि अगर कोई प्रोसेस होता है, फॉर ए प्रोसेस, ये कुछ प्रोसेस ही तो हो रहा है, कितनी देर तक चलता है, 20 मिनट्स तक। तो फॉर ए प्रोसेस हम क्या यूज कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर फॉर 1 to 2 प्रोसेस। 1 to 2 मतलब एक प्रोसेस हो रहा है 1 से लेके 2, 1 इज द इनिशियल पॉइंट, 2 इज द फाइनल पॉइंट। ये वेरी गुड। अब एक बात बताइए, क्या इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी या नहीं होगी, क्या इसमें इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, क्या इसमें हीट ट्रांसफर में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। बेटा उसने क्लियरली बोला है ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिकल पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीटिंग ऑफ द वाटर। कुछ भी आपका वर्क जो है सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर में नहीं जा रहा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है इसको जीरो कर दो। देखिए मैं इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो प्लस का एज इट इज रहेगा, ये डी यू रहेगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक जो वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपने किया, वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी यू। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आती है सबको, बहुत अच्छे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिकल वर्क आपको दे रखा है, नहीं दे रखा सर, निकालना पड़ेगा। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है आपका वी आई टी, वो भी माइनस का, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसको लिख सकते हैं हम वी आई टी बर। यहां पे इन्होंने ये दे रखा है कि 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी पावर आपकी 2 किलोवाट यूज की हुई है, 2 किलोवाट की पावर है, ये बोल रखा है उसने। पावर मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम, ये बोला हुआ है, ठीक है। इसको हम यूज कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क को पर यूनिट टाइम यूज करना है, तो यहां भी अगर टाइम का डिवाइड करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, टाइम करना है, तभी तो बैलेंस होंगी चीजें। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क आप इसमें वर्क में रख रहे हो, तो यहां पे तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, तब आपकी दिक्कत आएगी। तो यूनिट का ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क आपको कितना दिया है, 2 किलोवाट पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चल के हम इसको लिख लेते हैं, 2 किलोवाट मतलब इसको वॉट में कन्वर्ट किया 2000, ठीक है, ओके। माइनस से माइनस खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क भी नेगेटिव में होगा, तो इसलिए माइनस से माइनस खत्म, इसकी हमें टेंशन नहीं है। यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दिया हमने, ठीक है। तो ये 2 किलोवाट यानी 2000 वॉट। अब दे रखा है यहाँ पे ये डी यू कितना हो जाएगा आपका, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। तो देखिए ये 2000 हो गया। मास कितना दिया हुआ है बच्चों, मास दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया सर, मास कैसे निकालेंगे, मास से अलावा कोई चीज दे रखी है क्या आपको, हाँ वॉल्यूम दे रखा है 40 लीटर्स। चलिए हम मास निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होता है। तो वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है, 1000 हम ट्रीट करते हैं, एक्चुअली होती तो 998 है, ठीक है ना, 998 होती है, पर हम 1000 ट्रीट करते हैं उसको। 1000 तो बेटा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये बात हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको बताई हुई है, 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, दिया हुआ है 40 लीटर्स। 40 लीटर्स का मतलब हो गया 40 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हुआ। तो 10⁻³ से 1000 खत्म, तो मास आ गया आपका 40 किलोग्राम। तो रख दीजिए यहाँ पे फटाफट, मास की वैल्यू 40 किलोग्राम, तो मास इज 40 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 4.2 ले लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू वाटर की होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18, हम 4.2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर में चेंज निकालना है आपको, हाँ कितना चेंज आया टेम्परेचर में, तो ये हो गया डेल्टा टी। पर बेटा अभी देखिए यूनिट वाइज बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये पर यूनिट टाइम है
और यहाँ पे ये जूल में है, वही किलो जूल में, क्योंकि 4.2 लिया है आपने। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे आप इसका डिवीजन कर दीजिए, इस वाले जो टाइम यहाँ पे आ रहा था पर यूनिट टाइम, यानी कि ये इसमें दे रखा था आपको वॉट में, यानी जूल पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब ये जो टाइम है इसको आप इधर ले जाइए, इस तरफ घुमा के यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2000 इक्वल, तो यूनिट बैलेंस हो जाएंगी 40 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी इंटू कितना टाइम रखें, 20 मिनट्स। 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा 20 इंटू 60। ठीक है, तो आपका डेल्टा टी अननोन है, डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी कितना आएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 4.2 इंटू 20 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की कुछ वैल्यू आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, लेट मी चेक, इसकी वैल्यू कितनी है, यस 14.3 मैंने सॉल्व कर लिया, 14.3 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से। 14.3 आप भी देखेंगे कॉल सॉल्व करने के बाद, 14.3 किलो डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसको सही कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इस पर टिक कर देते हैं, 14.3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली। ठीक है, 5 की जगह 10 है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे, ये 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं, अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, ओके, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इज 5000 किलो जूल। यानी कि वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, यानी वर्क चाहिए तो आपको माइनस में लगाना पड़ेगा, -5000 किलो जूल। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंटरेक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेज द सराउंडिंग टू बी हीटेड। यानी कि हीट बाहर निकल रही है बच्चों, माइंड दिस, यही तो खेल है इस क्वेश्चन का। ये भी माइनस में होगी 2000, यही तो समझना था। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है हमसे। और जब भी कोई प्रोसेस होता है तो मैं पहले लेक्चर से बार बार बता रहा हूं, क्या लगाइए आप, हीट ट्रांसफर फॉर अ प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर फॉर दैट प्रोसेस ओनली। तो हीट ट्रांसफर कितना है बच्चों, -2000 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट करना है आपको। वर्क ट्रांसफर कितना है, माइनस का 5000, तो डी यू कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 2000 है, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस होगा इधर चला जाएगा 5000। तो आंसर कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, प्लस का 3000 किलो जूल। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3000 किलो जूल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप इसमें छोटी सी गलती कर देते, ये वर्क को साइन के साथ नहीं लेते, तो आपका आंसर सही नहीं आता। चारों ऑप्शन उसी तरह से डिजाइन किए हैं कि आप साइन कन्वेंशन सही ले रहे हैं या नहीं, इसलिए वर्ड को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो बेटा ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि जिससे आप समझेंगे सर कैसे करा रहे हैं क्वेश्चंस को, हम उसी अप्रोच से करें। जैसे मैंने देखो अंडरलाइन किया, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन बीइंग 5000, मैंने माइनस लगा दिया इसी बात को पढ़ के। फिर मैंने देखा हीट इंटरेक्शन ऑफ 2000 किलो जूल कॉजेज द सराउंडिंग टू बी हीटेड, सराउंडिंग में हीट जा रही तो माइनस लगा दिया, तो आंसर हमारा सही आया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, सो थैंक यू सो मच। ये जो सेशन है जिसमें हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।